नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हमें कोई चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तो अंदर क्या चल रहा होता है एकदम बुनियादी लेवल पर। हाँ, मतलब बिल्कुल कोशिकाओं के स्तर पर। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कोशिकाओं की, जिनसे हम बने हैं, जीवन की वो छोटी इकाइयां। तो जब इन पर कोई तनाव आता है, कोई हमला होता है, तो ये कैसे प्रतिक्रिया करती हैं? ये कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं है। इनके अंदर तो बदलावों का एक पूरा ड्रामा चलता है। सही कहा। आज हम इसी ड्रामे को या कहें प्रक्रिया को समझने वाले हैं, कोशिका क्षति यानी सेल इंजरी के बारे में। हमारे पास जो सामग्री है और उसमें काफी अच्छा आरेख डायग्राम भी है, वो हमें ये समझने में मदद करेगी। हाँ, वो डायग्राम काफी कुछ साफ कर देता है। और हम खास तौर पे देखेंगे कि भाई कब तक कोशिका खुद को ठीक कर सकती है। वो होती है प्रतिवर्ती क्षति या रिवर्सिबल इंजरी। और कब वो पॉइंट आता है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं, वो है अपरिवर्तनीय क्षति, इरिवर्सिबल इंजरी। बिल्कुल। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं, पता लगाते हैं कि कोशिका के अंदर ये लाइन खिंचती कहाँ पर है। हाँ, और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर में होने वाली लगभग हर बीमारी कहीं ना कहीं इसी सेल्यूलर लेवल की क्षति से जुड़ी होती है। अच्छा, जैसे? अरे, आप हार्ट अटैक ले लीजिए, लिवर की कोई प्रॉब्लम हो या कोई इन्फेक्शन हो, उसका असर सब में कोशिकाएं प्रभावित होती ही हैं। हाँ, ये तो है। तो ये जानना कि कोशिका कब तक बच सकती है, कब वो ठीक हो सकती है और कब उसकी मृत्यु मतलब सेल डेथ पक्की हो जाती है, ये इलाज के तरीके बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये असल में जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत महीन रेखा है कोशिका के स्तर पर, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस सामग्री की मदद से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। जब कोशिका पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले क्या होता है? मान लीजिए सिचुएशन अभी उतनी बिगड़ी नहीं है, कोशिका घायल है पर मर नहीं रही। ये हुई प्रतिवर्ती क्षति। हाँ। तो इस स्टेज में क्या खास चीजें देखने को मिलती हैं? हाँ, ये वो पहला पड़ाव है जहाँ कोशिका कह सकते हैं चिल्लाकर बताती है कि कुछ गड़बड़ है, पर अभी भी उम्मीद है। ओके। सामग्री बताती है कि सबसे पहली और अहम चीजों में से एक है एटीपी का उत्पादन कम हो जाना। एटीपी आप जानते ही होंगे, कोशिका की एनर्जी करेंसी है। हाँ, जैसे हमारे लिए रुपया, कोशिका के लिए एटीपी। ऊर्जा। बिल्कुल। कोशिका के सारे काम, सारे फंक्शन इसी ऊर्जा से चलते हैं। अब जब ये एटीपी कम बनता है तो गड़बड़ शुरू। जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम होने पर होता है, एग्जैक्टली। वैसा ही कुछ इसका सीधा असर पड़ता है कोशिका की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन में लगे छोटे छोटे पंप्स पर। आयन पंप्स कहते हैं इन्हें। आयन पंप्स, अच्छा, ये क्या करते हैं? इनमें कैल्शियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ऐसे समझे कि ये कोशिका के दरवाजे पर खड़े गार्ड हैं। ओके। ये तय करते हैं कि कौन सा आयन अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, ताकि कोशिका के अंदर का माहौल, उसका बैलेंस ठीक बना रहे। एटीपी कम होने से ये गार्ड सुस्त पड़ जाते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते। और जब गार्ड सुस्त पड़ गए तो दरवाजे पे भीड़ लग जाएगी या गलत लोग अंदर बाहर होने लगेंगे? हाँ, कुछ वैसा ही। संतुलन बिगड़ जाता है। खास तौर पर सोडियम आयन कोशिका के अंदर जमा होने लगता है और सोडियम अपने साथ पानी खींचता है। अच्छा। तो नतीजा, कोशिका में पानी भरने लगता है और वो फूल जाती है। इसे कहते हैं कोशिका में सूजन या सेल्यूलर स्वेलिंग। ओह, तो ये सूजन पहली निशानी है। हाँ, और ये सूजन कोशिका के लगभग हर हिस्से में दिख सकती है। उसके अंदर के तरल साइटोसॉल में, उसके पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सब जगह। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारी सामग्री बताती है, कि ये सूजन अक्सर क्षति का सबसे पहला दिखने वाला मतलब मॉर्फोलॉजिकल संकेत होती है। माइक्रोस्कोप में साफ दिखती है। समझ गया। तो सूजन पहला अलार्म है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके अलावा और क्या संकेत मिलते हैं कि कोशिका मुश्किल में तो है पर अभी गेम ओवर नहीं हुआ है? और भी बदलाव होते हैं, जैसे प्रोटीन बनाने वाले छोटे छोटे दाने होते हैं, राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम। वो अपनी जगह से हटने लगते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाते हैं। इससे नया प्रोटीन बनना कम हो जाता है। फिर कोशिका की जो बाहरी दीवार है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर छोटे छोटे बुलबुले या उभार जैसे बनने लगते हैं। इन्हें ब्लेब्स कहते हैं। ब्लेब्स, जैसे टायर में कहीं सूजन आ जाती है वैसे? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ लीजिए। झिल्ली कमजोर पड़ने लगती है। और कोशिका का जो कंट्रोल सेंटर है, न्यूक्लियस, उस पर भी कोई असर? हाँ, बिल्कुल। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन, वो गुच्छों में जमा होने लगता है। इसे क्रोमैटिन क्लंपिंग कहते हैं। अच्छा, चिन गड़बड़ा जाता है।
सामग्री में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, अगर दिल की मांसपेशियों मायोकार्डियल सेल्स तक खून पहुंचना सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भी रुक जाए, जिसे इस्कीमिया कहते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट? हाँ, सिर्फ 1-2 मिनट में ही वो सिकुड़ना बंद कर देती हैं। ये दिखाता है कि फंक्शन पर असर कितनी तेजी से होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही तेज है। मतलब फंक्शनल लॉस तुरंत हो जाता है, दिखने वाले बदलावों से भी पहले शायद। बिल्कुल, फंक्शनल लॉस बहुत तेज होता है। एक और चीज जिसका जिक्र है वो है माइलिन फिगर्स। ये कुछ नहीं, बस क्षतिग्रस्त मेम्ब्रेन के लिपिड्स मतलब फैट जमा हो जाते हैं, जैसे कचरा जमा हो गया हो। ओके। अगर हम उस डायग्राम को देखें जो सामग्री में है, तो वहां ये सब दिखाया गया है। फूली हुई कोशिका, मेम्ब्रेन पर वो ब्लेब्स, राइबोसोम हटे हुए, न्यूक्लियस में थोड़े बदलाव, ये सब प्रतिवर्ती क्षति के निशान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस स्टेज पर चोट पहुंचाने वाला कारण हट जाए, जैसे ब्लड फ्लो वापस आ जाए, तो कोशिका इन बदलावों को ठीक कर सकती है, रिवर्स कर सकती है और वापस नॉर्मल हो सकती है। समझ गया। तो ये वो स्टेज है जहां कोशिका लड़ रही है, संकेत दे रही है, लेकिन वापसी का दरवाजा अभी खुला है। पर कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। हाँ, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने के बाद कोशिका के लिए लौटना नामुमकिन हो जाता है? क्षति स्थायी कब बन जाती है, इरिवर्सिबल? ये सबसे अहम सवाल है और सामग्री हमें बताती है कि कुछ खास घटनाएं हैं जो इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का सिग्नल देती हैं। जब ये हो जाती है तो कोशिका अपरिवर्तनीय क्षति की तरफ बढ़ जाती है और उसकी मौत, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं, वो तय हो जाती है। और वो घटनाएं क्या हैं? सबसे निर्णायक क्या है? इनमें सबसे निर्णायक, सबसे क्रिटिकल है कोशिका की झिल्लियों, खासकर जो बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको गंभीर नुकसान पहुंचना और उसका टूट जाना, मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन का टूटना मतलब कोशिका का जो बाहरी कवच है वही टूट गया। ये इतना डिसाइसिव क्यों है? आप ऐसे सोचिए, कोशिका एक किले की तरह है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी दीवार। जब तक दीवार मजबूत है, अंदर सब सुरक्षित है, कंट्रोल में है। ठीक है। जैसे ही दीवार टूटती है तो अंदर की जरूरी चीजें बाहर भागने लगती हैं और बाहर की खतरनाक चीजें अंदर घुस आती हैं। पूरा संतुलन, पूरा कंट्रोल खत्म। अंदर की जरूरी चीजें जैसे कि क्या बाहर निकलता है? कोशिका के अंदर काम करने वाले बहुत जरूरी प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स, वो बाहर खून में लीक करने लगते हैं। अच्छा। सामग्री में ट्रोपोनिन का उदाहरण दिया है। ये दिल की मांसपेशियों में होता है। जब हार्ट अटैक आता है तो दिल की कोशिकाओं की मेम्ब्रेन टूटती है और ये ट्रोपोनिन खून में आ जाता है। अरे हाँ, डॉक्टर ब्लड टेस्ट में इसी ट्रोपोनिन का लेवल चेक करते हैं ना, हार्ट अटैक कंफर्म करने के लिए। बिल्कुल। तो ये कोशिका के अंदर जो तबाही मची है उसका बाहरी सबूत बन जाता है। एंजाइम लीकेज बहुत कंट्रोल में। लेकिन जब मेम्ब्रेन टूटती है तो बाहर से कैल्शियम तेजी से अंदर घुस आता है। इसे कहते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स, और ये अंदर आकर एक तरह से तबाही मचा देता है। तबाही कैसे? ये कैल्शियम अंदर आकर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कोशिका के अपने ही स्ट्रक्चर्स को, मतलब प्रोटीन, लिपिड, यहाँ तक कि डीएनए को काटना और नष्ट करना शुरू कर देते हैं। ओह, मतलब कोशिका के अंदर आत्मघाती दस्ते एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो सब कुछ तोड़ने लगते हैं। यानी कैल्शियम का अंदर आना कोशिका के लिए बहुत बुरा है। और कोशिका के जो पावर हाउस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उनका क्या हाल होता है इस स्टेज में? उन पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। अपरिवर्तनीय क्षति में माइटोकॉन्ड्रिया बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। उनकी जो एनर्जी बनाने की क्षमता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो लगभग ठप हो जाती है। मतलब एटीपी बनना बिल्कुल बंद? हाँ, लगभग बंद, जिससे कोशिका की बची खुची ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। और यही नहीं, सामग्री बताती है कि उनके अंदर अजीब से, मतलब बिना किसी आकार के घने कण दिखने लगते हैं। अमॉर्फस डेंसिटीज कहते हैं इन्हें। अमॉर्फस डेंसिटीज? हाँ, ये इस बात का पक्का संकेत है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज अब इरिवर्सिबल है, स्थायी है। एक तरह से कोशिका का पावर सप्लाई पूरी तरह फेल हो गया। समझ गया। पावर हाउस बंद, और कोशिका के अंदर वो सफाई कर्मचारी या पाचन थैली भी तो होती हैं, लाइसोसोम, उनका क्या होता है? वो भी इस तबाही से बच नहीं पाते, वो फट जाते हैं। लाइसोसोम रप्चर। लाइसोसोम फट जाते हैं, लेकिन उनके अंदर तो खतरनाक एंजाइम होते हैं। हाँ, बिल्कुल।
लाइसोसोम के अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। उनका काम होता है कोशिका के अंदर का कचरा साफ करना या बाहर से आए बैक्टीरिया वगैरह को पचाना। हाँ, लेकिन जब लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं तो ये खतरनाक एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और वो कोशिका के अपने ही अंगों को, अपने ही कंपोनेंट्स को पचाना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब कोशिका खुद को ही खाने लगती है? हाँ, इसी प्रक्रिया को स्वलयन या ऑटोलिसिस कहते हैं। कोशिका अंदर से ही गलने लगती है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। कोशिका का अंदर से ही अंत। और कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस, उसका क्या हश्र होता है? वो बचता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सामग्री इसके 3 चरण बताती हैं जो दिखने में अलग-अलग होते हैं। 3 चरण कौन कौन से? पहले न्यूक्लियस सिकुड़कर एकदम छोटा, गाढ़ा और गहरा रंग का हो जाता है। इसे कहते हैं पिक्नोसिस, कंडेंसेशन हो जाता है। पिक्नोसिस, सिकुड़ जाना। ठीक है, फिर ये सिकुड़ा हुआ न्यूक्लियस टुकड़ों में टूट जाता है, बिखर जाता है। ये है कैरियोरेक्सिस, फ्रैगमेंटेशन। कैरियोरेक्सिस, टुकड़ों में टूटना। ओके, और आखिर में ये टुकड़े पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे गायब हो गए हो। इसे कहते हैं कैरियोलाइसिस, डिसोल्यूशन। कैरियोलाइसिस मतलब पूरी तरह घुल जाना। हाँ, संक्षेप में कहें तो कोशिका का जो दिमाग था, जो कंट्रोल सेंटर था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओह, तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें, नॉर्मल कोशिका से शुरू होकर पहले सूजन, ब्लेबिंग जैसे प्रतिवर्ती बदलाव हुए। हाँ, और फिर अगर चोट जारी रही तो मेम्ब्रेन का टूटना, कैल्शियम का अंदर आना, माइटोकॉन्ड्रिया का फेल होना, लाइसोसोम का फटना और आखिर में न्यूक्लियस का गायब हो जाना। यस, ये सब मिलकर कोशिका को उसकी मृत्यु यानी नेक्रोसिस तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत का जो आरेख है वो भी शायद इसी सीक्वेंस को दिखाता। हाँ, बिल्कुल। आरेख इसी पूरी यात्रा को दिखाता है। नॉर्मल कोशिका से शुरू होकर पहले तीर प्रतिवर्ती क्षति के लक्षणों की ओर जाता है, सूजन, ब्लेबिंग वगैरह। फिर एक और तीर उस पॉइंट के आगे जाता है, अपरिवर्तनीय क्षति की ओर, जहां मेम्ब्रेन टूटी हुई दिखाई गई है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो अमॉर्फस डेंसिटीज है और न्यूक्लियस के विघटन के चरण पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलेसिस दिखाए गए हैं। और अंत होता है नेक्रोसिस में। तो इस सारी चर्चा का, इस पूरी प्रक्रिया का सार क्या है? मुख्य अंतर क्या है जिसे हमें याद रखना चाहिए? और ये अंतर जानना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे या मुख्य अंतर जो है वो 2 चीजों पर टिका है। कोशिका झिल्ली की अखंडता, मतलब मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, जब तक मेम्ब्रेन काफी हद तक ठीक है, मतलब उसमें बड़े छेद नहीं हुए हैं और माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी बहुत एनर्जी बना रहे हैं, तब तक कोशिका के पास वापस लौटने का चांस है। वो प्रतिवर्ती स्टेज में है। ओके। लेकिन जिस पल मेम्ब्रेन बुरी तरह टूट जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह फेल हो जाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बस वहीं खेल खत्म। वो लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है। यही वो लाइन इन द सैंड है। एग्जैक्टली। और ये जानना इसलिए जरूरी है, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि ये हमें बीमारियों को समझने और उनके इलाज के बारे में सोचने में मदद करता है। कैसे? जब डॉक्टर किसी ऐसे मरीज का इलाज करते हैं जिसे स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक आया है, तो उनका असली लक्ष्य क्या होता है? यही कि जो प्रभावित एरिया है, वहां की ज्यादा से ज्यादा कोशिकाओं को इस लाइन इन द सैंड को पार करने से रोका जाए। अच्छा, हाँ। अगर वो समय पर इंटरवीन करके, मान लीजिए, ब्लड फ्लो फिर से शुरू कर सकें या सूजन कम कर सकें, तो वो उन कोशिकाओं को प्रतिवर्ती क्षति वाली स्टेज से वापस ला सकते हैं, स्थायी नुकसान को कम कर सकते हैं। सही बात है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सब कैसे एक क्रम में होता है। एक के बाद एक घटना होती है जो अगली घटना को ट्रिगर करती है। स्रोत हमें इसी पूरे क्रमबद्ध प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोशिका क्षति एक फिसलन भरी ढलान है। शुरुआत में ढलान हल्की है, वो प्रतिवर्ती क्षति है, सूजन वगैरह, जहां से शायद वापस ऊपर चढ़ा जा सकता है। हाँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद ढलान बहुत तेज हो जाती है, वो अपरिवर्तनीय क्षति है, मेम्ब्रेन टूटना वगैरह है, और फिर नीचे गिरने यानी कोशिका मृत्यु से बचना नामुमकिन हो जाता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समझाया है। कोशिका क्षति एक स्पेक्ट्रम है, एक पूरी प्रक्रिया है, कोई एक अकेली घटना नहीं।
और ये जो शिफ्ट होता है प्रतिवर्ती से अपरिवर्तनीय अवस्था में, ये कुछ खास पहचानी जा सकने वाली कोशिकीय घटनाओं पर निर्भर करता है, जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया और जो स्रोत सामग्री में साफ साफ बताई गई हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो हमें सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। अगर हम इन निर्णायक घटनाओं को जानते हैं, जैसे मेम्ब्रेन का टूटना या कैल्शियम का अंदर आना या माइटोकॉन्ड्रिया का फेल होना, तो क्या भविष्य में हम ऐसे इलाज विकसित कर सकते हैं जो खास तौर पर इन्हीं घटनाओं को टारगेट करें? मतलब ऐसी दवाएं जो मेम्ब्रेन को स्थिर रखें या कैल्शियम को ब्लॉक करें? हाँ बिल्कुल। क्या हम ऐसी दवाएं बना सकते हैं जो कोशिका झिल्ली को मजबूत करें या कैल्शियम के अंदर आने और उसके विनाशकारी प्रभाव को रोकें, ताकि क्षति अपरिवर्तनीय हो ही ना पाए? या फिर जो फैक्टर्स स्रोत में बताए गए हैं, उनके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि एक कोशिका सिर्फ सूजकर रह जाएगी या मरी जाएगी? ये वो सवाल हैं जो इस जानकारी से निकलते हैं और हमें आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। वाकई ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन छोटी छोटी कोशिकीय घटनाओं की समझ हमें बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते दिखा सकती है। आज की इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।